जय हिंद मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम सिस्टमेटिकली अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे दोस्त, हम लोग दर्पण के टॉपिक तक पढ़ चुके थे और दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे, गोलीय दर्पण के बारे में और समतल दर्पण के बारे में। अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है उन सभी के बारे में पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गोलीय दर्पण का जो महत्वपूर्ण बिंदु सब होता है, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। और मेरे दोस्त, इसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे और मेरे दोस्त हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है किरण आरेख के बारे में यानी कि रे डायग्राम के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हेडिंग में लगा लीजिए गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु। आखिरकार क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होता है गोलीय दर्पण में। हेडिंग में लगा लीजिए गोलीय दर्पण के, हेडिंग में लगाइए गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु। हेडिंग में लगा लीजिए गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु। आखिरकार क्या होता है गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु। प्यारे साथियों, हम आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण किसी काल्पनिक खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी गोलीय दर्पण वो है जो किसी काल्पनिक खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पर गोलीय दर्पण किसी काल्पनिक खोखले गोले का एक भाग होता है। तो प्यारे साथियों, इसी को अगर हम बाहर से कलई कर देंगे यानी कि बाहर से इसको हम रजतित कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल। बाहर से अगर रंगा हो तो उसको कहेंगे अवतल। और प्यारे साथियों, अगर इसी को हम अंदर से इस प्रकार से कलई कर देंगे यानी कि अंदर से इसे रजतित कर देंगे तो यही बन जाएगा उत्तल। यानी जब हम किसी गोलीय दर्पण को अगर बाहर से कलई कर देंगे यानी कि बाहर से हम इसको रंग देंगे तो वही बन जाएगा अवतल दर्पण। और उसको हम अगर अंदर से रजतित कर देंगे यानी कि अंदर से कलई कर देंगे तब वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। और मेरे दोस्त, आपको समझना है गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण बिंदु सब। तो आपको अवतल और उत्तल तो हम पिछले क्लास में बता दिए थे और आज आपको समझना है। देखिए यहाँ पर जैसे हम गोलीय दर्पण बनाए तो इसका कुछ ना कुछ तो केंद्र तो होगा ही। गोलीय दर्पण का कुछ ना कुछ अपना केंद्र तो होगा ही। तो प्यारे साथियों, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही आपको समझ करके रखना है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र। प्यारे साथियों, आपको समझ करके रखना है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और मेरे दोस्त, ये चारों तरफ का यह जो परिधि आपको दिख रहा है, चारों तरफ का यह जो घेरा आपको दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं परिधि, तो गोलीय दर्पण के परिधि का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु का मतलब होता है यहाँ पर, यह जो मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं हम लोग ध्रुव। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे ध्रुव, यानी इसको कहते हैं पी यानी कि पोल, ध्रुव। और मेरे दोस्त, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र, यानी इसको सी से निरूपित किया जाता है। और वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ ध्रुव तक का जो दूरी होता है, यानी वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक के दूरी को हम लोग कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर। इसको क्या कहिएगा प्यारे साथियों? तो वक्रता त्रिज्या कहिएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। मेरे दोस्त, वक्रता त्रिज्या को दो भागों में बांटने वाला जो बिंदु होता है उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इसको कहते हैं फोकस। तो यही सब तो है गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए एक एक करके सभी को परिभाषित कर देते हैं ताकि आपको पूरा डिटेल में पता चल जाए। हम इसको फिलहाल मिटा रहे हैं और छोटकिनमा सा आपको बना करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास यह रहा गोलीय दर्पण, यह रहा आपके पास गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण का यह जो केंद्र है
इस केंद्र को क्या कहिएगा, तो ये गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको प्यारे साथियों हम लोग सी से निरूपित करते हैं। कौन सा साइन, तो सी, कैपिटल सी कहिए या स्मॉल सी। और प्यारे साथियों गोलीय दर्पण के परिधि का जो यह मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं हम लोग ध्रुव, यानी कि पी से इसको हम सूचित करते हैं, यानी कि पोल, इसको कहेंगे हम ध्रुव। और प्यारे साथियों वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक का जो दूरी होता है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहिएगा इसको, तो इसको कहिएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहिएगा। अब मेरे दोस्त वक्रता त्रिज्या को जो दो भागों में बांटने वाला बिंदु होता है उसको कहते हैं हम लोग फोकस। क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग फोकस। और फोकस को जो है हम लोग एफ से सूचित करते हैं। कौन सा साइन, तो एफ से सूचित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह बात समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इधर आपको समझ करके रखना है। अब इसी में दो यहाँ पर दो दर्पण लगा हुआ है, दो मिरर लगा हुआ है। अगर इसको हम बाहर से कलई कर देंगे तो अवतल हो जाएगा, अंदर से कलई कर देंगे तो उत्तल हो जाएगा। तो यह जो महत्वपूर्ण बिंदु सब है यह अवतल के लिए भी है और उत्तल के लिए भी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई अवतल दर्पण है, अगर इसको हम बाहर से कलई कर देंगे तो बाहर से कलई करेंगे और इसी का जो मध्य बिंदु होगा इसको कहेंगे हम ध्रुव। क्या कहिएगा, ध्रुव यानी कि पोल। और ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा एफ और यहाँ पर जो केंद्र होता है वो कहीं ना कहीं होगा सी। क्या होगा, सी। ये जो है कहीं ना कहीं इस तरह से ऊपर की तरफ जो है इसे आता हुआ, मतलब कोई गोलाकार अवतल दर्पण होगा, गोलीय दर्पण होगा। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और प्यारे साथियों यह हो गया यहाँ पर फोकस। क्या हो गया यह, तो यह हो गया फोकस। और प्यारे साथियों यह भी आपको समझ करके रखना है कि फोकस से आगे जितना भी दूरी है इस सब को कहेंगे फोकस दूरी। और सी से लेकर के फोकस तक का जो दूरी है इसको भी कहेंगे फोकस दूरी। यानी फोकस से आगे का दूरी फोकस दूरी और फोकस से पीछे का भी दूरी फोकस दूरी होगा। यानी सी से लेकर के एफ तक के बीच का दूरी फोकस दूरी होगा और एफ से लेकर के पी तक फोकस दूरी होगा। ये बात आपको समझ करके रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अवतल में भी समझ लिए होंगे और उत्तल में भी वैसे ही होता है। अंदर से अगर कलई कर देंगे तो यही हो जाएगा उत्तल दर्पण। और ऐसे ही यहाँ पर जो मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं ध्रुव कहते हैं, यानी कि पी। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर हो जाएगा एफ और यहाँ पर कहीं ना कहीं मान लीजिए कि यहाँ पर है सी। तो इसी तरह से यहाँ पर इसको कहेंगे वक्रता केंद्र, इसको कहेंगे फोकस और इसको कहेंगे ध्रुव। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। ये बात आपको समझना है। तो अवतल और उत्तल में बात वही होता है। चलिए इसको परिभाषित कर देते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको हेडिंग में लगाना है वक्रता त्रिज्या। आखिरकार वक्रता त्रिज्या होता क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग सी से निरूपित करते हैं। जब सॉरी यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। देखिए आपको सीधे तौर पर लिखना है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या लिखना है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और प्यारे साथियों आपको यह भी याद रखना है कि इसे कैपिटल सी या स्मॉल सी से निरूपित किया जाता है, इसे सी से निरूपित किया जाता है। यह बात आपको याद रखना है। दूसरा बात आपको समझ करके रखना है। दूसरा क्या समझना है प्यारे साथियों, दूसरा समझना है आपको ध्रुव के बारे में। ध्रुव के बारे में समझना है जिसको हम लोग पी से निरूपित करते हैं, पी साइन से निरूपित करते हैं, पी चिन्ह से निरूपित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्रुव किसको कहिएगा, गोलीय दर्पण का जो परिधि होता है उसी के मध्य बिंदु को, यानी गोलीय दर्पण, हम इस तरह से अपने भाषा में आपको समझा रहे हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परिधि के मध्य बिंदु को, परिधि के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और प्यारे साथियों यह भी आपको याद रखना है कि ध्रुव को पी से निरूपित किया जाता है।
ध्रुव को कौन सा साइन से निरूपित करेंगे, तो P से निरूपित करेंगे। आगे आपको समझना है फोकस के बारे में। आगे क्या समझना है, फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल F से निरूपित करते हैं। और फोकस किसको कहते हैं प्यारे साथियों, फोकस से पहले वक्रता त्रिज्या को समझ लीजिए, वक्रता त्रिज्या को। फोकस से पहले आप वक्रता त्रिज्या को समझ लीजिए। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसको हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पर C से लेकर के P तक का जो दूरी है, यानी C से लेकर के P तक का जो दूरी है, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C से लेकर के P तक के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां पर लिखिएगा क्या, तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहती है, त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। ये बात आपको समझ करके रखना है। यानी C से लेकर के P तक की दूरी को क्या कहिएगा, तो वक्रता त्रिज्या कहिएगा। और मेरे दोस्त इसके बाद आपको समझना है फोकस के बारे में। लास्ट में आपको समझना है फोकस आखिरकार क्या होता है। फोकस जिसको हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है, यानी वक्रता त्रिज्या को दो भागों में बांटने वाला जो बिंदु होता है, वक्रता त्रिज्या को दो भागों में बांटने वाला बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। आपको समझना है वक्रता त्रिज्या R को दो भागों में बांटने वाला बिंदु, वक्रता त्रिज्या को दो भागों में बांटने वाला बिंदु फोकस कहलाता है, फोकस कहलाता है। वक्रता त्रिज्या को दो भागों में बांटने वाला बिंदु फोकस कहलाता है। सीधे तौर पर एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में हम आपको सभी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है C को क्या कहिएगा, तो C को वक्रता केंद्र कहिएगा। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसको कहिएगा ध्रुव। और मेरे प्यारे साथियों C से लेकर के P तक का जो दूरी है उसको कहिएगा वक्रता त्रिज्या। और C से लेकर के F तक का दूरी, यानी C से लेकर के F तक की दूरी को भी कहिएगा फोकस। और प्यारे साथियों आपको F से लेकर के यहाँ तक P तक, यानी F से लेकर के P तक का भी दूरी आपको याद रखना है फोकस। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी यह भी होगा फोकस। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी C से लेकर के F तक और F से लेकर के P तक, दोनों का दोनों फोकस दूरी है। और C से लेकर के P तक क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर एक बात निकल करके आता है प्यारे साथियों कि C से लेकर के P तक हमको अगर जाना है तो पहले हमको C से लेकर के F तक, फिर F से लेकर के P तक जाना होगा। यानी हमको C से अगर P तक जाना है, C से लेकर के P तक जाना है तो C से लेकर के F तक, फिर F से लेकर के हमको P तक जाना होगा। और प्यारे साथियों हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि C से लेकर के P तक के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और C से लेकर के F तक क्या होगा, तो फोकस होगा। और प्लस में F से लेकर के P तक की भी होता है यहाँ पर फोकस। अब देखिए यहाँ पर जब R बराबर निकालेंगे हम, तो एगो फोकस और एगो फोकस, कितना फोकस हो गया, तो दो ठो फोकस हो गया, यानी R बराबर 2F। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी का दुगुना होता है। आपको याद रखना है R बराबर में 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगुना होता है गोलीय दर्पण में। और यहीं से अगर आप F बराबर निकालिएगा, ये गुना में है, इस साइड आएगा तो 2 हो जाएगा भाग में, यानी कि R बटा 2 हो जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का होता है दुगुना और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो अगर कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का होता है 2 गुना और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात आपको समझ करके रखना है।
तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गोलीय दर्पण का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और गोलीय दर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको चिन्ह परिपाटी के नियमों को समझाते हैं। चलिए, चिन्ह परिपाटी को समझने से पहले एक और बात समझिए। देखिए, हम आपको क्या बताएं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अगर बाहर से कलई कर देंगे तो वही हो जाएगा अवतल दर्पण। और यहाँ पर भी आपको समझना है, अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं ध्रुव। और ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। लंबा सा रेखाखंड जो है इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। इसको कहते हैं प्रधान अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। यहाँ पर हो गया ध्रुव, यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होता है सी, और ये कहीं ना कहीं अनंत है। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बात आपको समझना है। चलिए, हेडिंग में लगा लीजिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यह हो गया अवतल दर्पण। और मान लीजिए इसी को हम अगर अंदर से कलई कर देंगे, अंदर से कलई कर देंगे इस तरह से, तो यही क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यही क्या हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण। ये है आपके सामने में अवतल दर्पण। ये क्या है, तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया प्यारे साथियों अवतल दर्पण। अगर इसी को हम अंदर से कलई कर देंगे, यह भी इसका ध्रुव हो गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा फोकस, यहाँ पर सी होगा, ये कहीं ना कहीं अनंत पर जा करके रुकेगा। और ये जो है आपके सामने में उत्तल दर्पण। ये कैसा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। ये हो गया आपके सामने में उत्तल दर्पण। अब देखिए, अब आपको समझना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी आपको समझना है। चलिए ध्यानपूर्वक समझिए। इधर मान लीजिए यहाँ पर दोनों दर्पण हो गया, बीच में होता है ध्रुव। यहाँ पर मान लीजिए P है। आपको याद रखना है ध्रुव से इस साइड का, ध्रुव से इस साइड का जो भी चीज होगा, यह सब का सब जो है, मान लीजिए ये दर्पण का LHS साइड है और ये दर्पण का जो है RHS साइड है। तो दर्पण के ध्रुव के दायां पक्ष में, इसको कहेंगे हम दायां और इसको कहेंगे हम बायां। यानी दर्पण के दायां पक्ष में जो भी चीज होगा, सब का सब जो है यहाँ पर पॉजिटिव होगा। क्या होगा यहाँ पर, तो पॉजिटिव। सब का सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। दर्पण के इस साइड में पॉजिटिव और दर्पण के इस साइड में सब का सब पार्ट होगा निगेटिव। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है इस साइड में सब का सब प्लस में होगा और इस साइड में सब का सब जो है माइनस में होगा। यानी इधर प्लस इधर माइनस। ऊपर आपको याद रखना है, अगर दर्पण दिखे इसको कहिएगा प्लस में, और अगर नीचे में रहे तो यह आपको याद रखना है माइनस में। बस आपको याद रख लेना है इधर प्लस इधर माइनस। क्या याद रखना है, इधर प्लस और इधर माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस है। चलो ना, वहाँ पर बैठो ना, सही माइनस। आपको याद रखना है उधर माइनस इधर प्लस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। क्या याद रखना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। ये बात बस आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर दर्पण के इस साइड में चाहे वो वक्रता त्रिज्या रहे, फोकस दूरी रहे, सब का सब इस साइड में क्या होगा, तो निगेटिव होगा। यानी कि दर्पण के इस साइड में, दर्पण के ई वाला साइड में सब का सब यहाँ पर निगेटिव होगा। और दर्पण के इस साइड में, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण के उस साइड में सब का सब जो है यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो है सब का सब पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में क्या हो जाएगा, तो निगेटिव। ये बात आपको समझना है। और आपको याद रखना है प्यारे साथियों, दो बात आपको याद रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और याद रखना है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक
होती है। आपको याद रखना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। यानी अवतल दर्पण का चाहे फोकस दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सबका सब क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। अब आपको समझना है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो उत्तल दर्पण का आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण अगर रहे तो उत्तल दर्पण, अगर दर्पण उत्तल रहे तो उत्तल दर्पण में आपको याद रखना है उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या याद रखना है, तो धनात्मक होता है। तो उत्तल का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होगा और अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ऋणात्मक। बस आपको याद रखना है। चिन्ह परिपाटी का रूल क्या कहता है, ऊपर क्या होगा तो प्लस में, नीचे क्या होगा माइनस में, इधर क्या होगा तो प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, उधर प्लस, इधर माइनस। यानी कि दायां साइड में प्लस, बायां साइड में माइनस, दायां साइड में क्या होगा प्लस, बायां साइड में माइनस, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। बस आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग किरण आरेख के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रे डायग्राम के बारे में। पहले आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हेडिंग में लगाइए किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम। आखिरकार क्या होता है किरण आरेख, क्या होता है रे डायग्राम। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है और इसके बिना आप आगे के टॉपिक को नहीं समझ पाइएगा। आपको हेडिंग में लगा लेना है किरण आरेख। अगर यह बात स्किप कर देते हैं तो आगे के टॉपिक को आपको समझना नामुमकिन हो जाएगा। किरण आरेख जिसको हम लोग कहते हैं रे डायग्राम, ध्यानपूर्वक समझिए आखिरकार किरण आरेख होता क्या है। देखिए इधर किरण आरेख, सबसे पहले 4 कंडीशन आपको समझ करके रखना होगा। 4 गो कंडीशन आपको समझ करके रखना है। चलिए चारों कंडीशन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन आपको समझना क्या है, अगर कोई भी किरण जो है अवतल दर्पण रहे, दर्पण कैसा होना चाहिए, अवतल। पहला कंडीशन समझिए इधर, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में क्या हो, अवतल दर्पण पहले बना लीजिए। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं यानी कि पोल। यह हो गया आपका प्रधान अक्ष, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर होगा फोकस, यहाँ पर होगा सी और ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। प्यारे साथियों, पहला कंडीशन में रे डायग्राम में यानी कि किरण आरेख में आपको क्या समझना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, अगर कोई किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, यानी यह हो गया मुख्य अक्ष। इसको क्या कहिएगा प्यारे साथियों, मुख्य अक्ष कहिएगा या प्रधान अक्ष कहिए या प्रिंसिपल अक्ष कहिए, एक्सिस कहिए, बात बराबर है। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित हो तो आपको याद रखना है कि वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, तो एफ से। पहला कंडीशन आपको अपने दिल और दिमाग में डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेना है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो पहला कंडीशन आपको याद रखना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। चलिए मार्कर में थोड़ा इंक हम भर लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट
2 सेकेंड जो है वेट कीजिए। चलिए, याद रखना है आपको। पहला, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। यानी ऐसे आएगा तो ऐसे गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए, दूसरा बात क्या याद रखना है आपको। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कंडीशन, यहां पर मान लीजिए अवतल दर्पण है और यह हो गया आपका प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं ध्रुवी, और यह हो गया आपका प्रधान अक्ष। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा तो सी होगा, यहाँ पर नहीं, सी नहीं, यहाँ पर होगा एफ फोकस, यहाँ पर होगा सी, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। दूसरा टॉपिक आपको क्या समझना है। देखिए, पहला कंडीशन में मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से होकर गुजरा, और दूसरा आपको समझना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में फोकस पर आपतित हो, कहाँ पर आपतित हो, फोकस पर। अगर कोई किरण प्यारे साथियों अवतल दर्पण में फोकस पर ही आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर फोकस पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। दूसरा टॉपिक, अगर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, और डायरेक्ट उसका उल्टा, अगर फोकस पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट में समझ करके रखना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में अगर कोई किरण अवतल दर्पण में फोकस पर आपतित हो, फोकस पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ये बात को आपको याद रखना है। यानी अगर कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर पड़े तो फोकस से गुजरेगा, और फोकस पर अगर कोई किरण आपतित हो तो मुख्य अक्ष से क्या होगा, समांतर निकल जाएगा। दूसरा टॉपिक आपको याद रखना है। अब चलिए, तीसरा टॉपिक को समझने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरा टॉपिक क्या समझना है, देखिए इधर तीसरा नंबर में तीसरा टॉपिक आपको समझना है, अगर कोई किरण, मान लीजिए यहां पर अवतल दर्पण है, ये हो गया इसका ध्रुव यानी कि पोल, ये हो गया प्रधान अक्ष, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के अटकेगा, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सी। तीसरा कंडीशन में आपको समझना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से, आपको याद रखना है कि वापस हो जाता है, उसी पथ से वापस हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाता है या जाती है। ये बात को या आपको ये जो है अपने दिल और दिमाग की खोपड़ी में ट्रांसफर कर लेना है। अगर कोई किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। ये बात आपको याद रखना है। तो तीसरा क्या था कंडीशन, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद
तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। ये बात आपको याद रखना है। अगर वक्रता केंद्र पर आपतित होगा तो वक्रता केंद्र के माध्यम से ही परावर्तित भी हो जाएगा। अब देखिए चौथा कंडीशन आपको क्या याद रखना है। चौथा कंडीशन आपको याद रखना है, अगर कोई किरण, मान लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष ध्रुव यानी कि पोल, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, यहाँ पर होगा F, यहाँ पर होगा C, यहाँ पर मान लीजिए कि अनंत। अब देखिए चौथा कंडीशन क्या याद रखना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण पर थीटा कोण के साथ आपतित हो, मान लीजिए यह थीटा कोण के साथ आपतित हो रही है यानी कि दर्पण पर पड़ रही है, तो वह परावर्तन के बाद उसी कोण के साथ वापस भी लौट जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। लिखना कैसे है इसको, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में थीटा कोण के साथ आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी कोण के साथ वापस लौट जाती है। अगर मान लीजिए कि आते क्रम में वो अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो जाते क्रम में भी वह 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर आने के क्रम में वह 45 डिग्री का कोण बनाता है तो जाने के क्रम में भी वह 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बात आपको समझ करके रखना है। तो चौथा कंडीशन आपको क्या लिखना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में थीटा कोण के साथ आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद उसी कोण के साथ वापस लौट जाती है। जैसे परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, उसी तरीका से यहाँ पर भी जिस कोण के साथ आएगा उसी कोण के साथ वापस लौट जाएगा। तो ये 4 को आपको जो है कंडीशन याद रखना है। चलिए चारों को एक ही डायग्राम में समझते हैं ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है सब का सब कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चारों कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर बना लिए एक लंबा सा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसको हम बाहर से कलई कर देंगे, अवतल दर्पण हो गया। प्यारे साथियों, अवतल दर्पण का यह जो मध्य बिंदु है इसको कहते हैं ध्रुव यानी कि पोल, और यह हो गया दर्पण का प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। पहला कंडीशन हम आपको क्या बताए, पहला कंडीशन में आपको याद रखना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है, अगर कोई किरण फोकस पर आपतित हो, अवतल दर्पण में अगर कोई किरण फोकस पर आपतित हो तो वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगा, यानी डायरेक्ट उसका उल्टा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो फोकस से होकर गुजरेगा, अगर फोकस पर आपतित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर जो है वह दर्पण से परावर्तन के बाद गुजर जाएगा। तीसरा टॉपिक आपको समझ करके रखना है प्यारे साथियों। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो, कहाँ पर आपतित होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाएगा, यानी कि लौट जाता है। और सबसे लास्ट में प्यारे साथियों आपको समझना है, अगर कोई किरण थीटा कोण के साथ अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो वह उसी कोण के साथ जो है दर्पण से परावर्तित भी हो जाता है। यानी
अगर मान लीजिए कि आने के क्रम में वह 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो जाते क्रम में भी वह 30 डिग्री का कोण बनाएगा। आने के क्रम में 45 डिग्री का कोण बनाएगा तो जाने के क्रम में भी 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो है चारों के चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ करके रखना है, क्योंकि इसके बिना आगे के टॉपिक को आप नहीं समझ पाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।